अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो हमारे विद्वान जिनको हम आमंत्रित करते हैं हर बार, आजकल हम उनकी फिल्मों की बातें कर रहे हैं और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम उन्हीं विद्वान से उनकी एक और फिल्म की बात करेंगे, लेकिन आइए पहले आपका उनसे परिचय करा दें। जानते तो आप सभी हैं, लेकिन फिर भी ये औपचारिकता तो हमें निभानी है। वो है वाराणसी के डॉक्टर गौतम चैटर्जी। गौतम जी, आपका इस अंक में स्वागत है। स्वस्ति शुभेच्छा। गौतम जी, हम पिछले कई एपिसोड से आपकी बनाई फिल्मों पे बात कर रहे थे और आगे भी अभी हम चाह रहे हैं कि फिल्मों की जो कहना चाहिए सूची है वो बहुत लंबी है। तो कुछ फिल्में जिनको मैंने देखा और देखा तकरीबन सभी को, लेकिन जो फिल्में मेरे जहन में रह गईं और जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, उन पे हमने चर्चा शुरू की है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे डायरेक्टर को अपनी ही बनाई फिल्मों के बारे में कितना याद है और कितनी रोचक बातें उस संबंध में वो याद रखते हैं। ये सुनकर शायद आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसी क्या बात है जो हम कह रहे हैं याद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी फिल्मों पर बात कर रही हूँ। तो मुझे क्या कहना है ये बताइए कि क्या मैं उस फिल्म के निर्माण संबंधी कुछ बात बताऊं, उसका आइडिया बताऊं, उसका कथानक बताऊं, आज या तो मैं नहीं, आज तो हम पहले हमने बताया मैं अपने मित्रों के, आज हम ये देखेंगे कि आपने फिल्में इतनी सारी बनाई, लेकिन आपको अपनी ही बनाई फिल्मों की घटनाओं के बारे में कितना याद रहता है, या फिल्मोग्राफी अपनी कितनी याद है, कितनी कंठस्थ है। क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद हम सभी आश्चर्यचकित रहते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। जब आप कोई रेफरेंस देते हैं, किसी चीज को कोड करते हैं, तो आप ये भी बताते हैं कि गीता में ये कौन सा श्लोक है या उपनिषद कौन से उपनिषद में कहाँ ये बात कही गई है। तो ये चीजें तो ठीक हैं, पर कभी कभी आदमी अपने जीवन की घटनाएं, अपनी चीजें अक्सर भूल जाता है। जब कोई दूसरा याद दिलाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे आपको कोई बचपन की खास बात कोई मित्र याद दिलाए कि तुम्हें याद है हम एक साथ यहाँ गए थे, तो वो अचानक वो पूरी चीजें हमारे दिमाग में एक फ्लैशबैक की तरह चलती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसी संबंध में हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपने फिल्में बहुत सारी बनाई, और ये भी आपको याद होगा कि आपने पहली फिल्म कौन सी बनाई। वो थी, अगर मुझे जहां तक याद है, वो है ग्रीन रूम या अनुबंध। सही है? जी बिल्कुल सही है। ये आपका अनुबंध उसका हिंदी नाम है हम्म। और अंग्रेजी नाम है ग्रीन रूम। हाँ, नहीं तो इतना, सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाहते हम कि आपकी पहली फिल्म है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस फिल्म का निर्माण कब शुरू किया, और वो सारी घटनाक्रम जानना चाहते हैं, कितना समय लगा। और पहली जब फिल्म आप बना रहे थे तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में थी, क्या एक्साइटमेंट था, क्या थॉट्स थे आपके, ये सब भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली 2009 के पहले तक मेरे पास सिर्फ एक दो स्टिल कैमरा हुआ करते थे और मैं मास कम्युनिकेशन में फिल्म स्टडीज पढ़ाता भी था। मल्टीपल कैमरा प्रोडक्शन और कैसे एडिट करते हैं, एडिटिंग का एप्रिसिएशन का वो कोर्स में ही है, वो पढ़ाते थे। स्पेशलाइजेशन कोर्स भी पढ़ाते थे वहाँ पर। लेकिन मुझे उसी दौरान ये लगता था कि हम तो यहाँ पर बिल्कुल आधुनिक ढंग से एडिटिंग सिखा रहे हैं, है ना, फाइनल कट प्रो पर, और कैमरा भी बता रहे हैं, सिंगल कैमरा प्रोडक्शन, मल्टीपल कैमरा प्रोडक्शन। लेकिन जिस तरह की फिल्में भारत से विश्व उम्मीद कर रहा है वैसी फिल्में नहीं बन रही। तो क्यों ना मैं ही पहल करूं, कुछ करूं, क्योंकि एक तो ध्यान दिलाना है कि ऐसी फिल्में भी आप बनाएं। तो मेरे पास उसी समय कैमरा है, वो मूवी कैमरा ही कहेंगे, हैंडी कैम, वो मूवी कैमरा ही होता है। उसकी स्टिल फोटो अच्छी नहीं आती, तो मैंने उससे शुरुआत की और दो फिल्में बनाई 2009-2010 में। लेकिन ये दोनों फिल्में नॉन फिक्शन में आई थी। ये भाषा जो है ना, फिक्शन नॉन फिक्शन,
ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की भाषा है कि वो लोग कथा चित्र और गैर कथा चित्र ऐसे बनाते हैं, वृत्त चित्र। अब तो खैर ये सब हट गया है। अब आ गया कि सब फिल्म है, उसमें अगर वो ड्रामेटिक है तो ब्रैकेट में ड्रामेटिक है। तो हमने नाट्यशास्त्र पर जो काम था उस पर लगा कि आने वाला दिन जो है सबके हाथ में मोबाइल है, लोग फिल्म देखते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ता, ग्रंथ तो बिल्कुल नहीं, और संस्कृत का ग्रंथ है, अच्छा टेक्स्ट लोगों के पास नहीं है, तो क्यों ना फिल्म के माध्यम से एक टेक्स्ट फिल्म बनाई। तो मैंने पहल की और पंचम वेद नाम से नाट्यशास्त्र पर फिल्म बनाई, और वो पहली टेक्स्ट फिल्म भी भारत की मानी गई। वो टेक्स्ट फिल्म किसने बनाई नहीं, कैसे फिल्म के जरिए हम किसी ग्रंथ को, प्राचीन ग्रंथ को पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जब हौसला बढ़ा तो मेरे पास एक बड़ा कैमरा भी आया गया, 5D मार्क। दो कैमरे हो गए, काफी थे। तो मैंने एक फिल्म बनाई। उसके बाद ध्रुपद पर आभोग नाम से एक डागर घराने के थ्रू हम ध्रुपद को कैसे, क्योंकि बनारस में हरिशंकर जी थे अंतिम ध्रुपद गायक, उसके बाद से बनारस में ध्रुपद गायकी विलीन या लुप्त नहीं होगी बल्कि खत्म होगी। हरिशंकर जी किशोर महाराज जी के समय के थे, उसके भारत में कोई, बनारस में कोई ध्रुपद गायक नहीं, अभी तक नहीं। तो जो भी है तो डागर घराने से है, चार अलग अलग बानियां हैं वहां से। मैंने लगा डागर बानी के थ्रू ध्रुपद पर एक नया अप्रोच लेके फिल्म बनाया, तो वो मैंने आभोग नाम से बनाई। तो ये हुआ 2009 और 2010। फिर मुझे लगा कि चलो अब एक फिक्शन फिल्म बनाए। तो मैंने जो पहली फिक्शन फिल्म बनाई या फीचर फिल्म बनाई वो है अनुबंध। अब ये, इसमें जो फिक्शन और नॉन फिक्शन के लोग बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ फिल्म भेजनी पड़ती है। जब आप अप्लाई करते हैं किसी फेस्टिवल में, मैं भी पहली बार कर रहा था, तो वहां पर आपको सबटाइटल्स होना चाहिए फिल्म में। और फिर अलग अलग देशों के अनुसार वो अपने ढंग से नाम एप्रोप्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस से बात करके, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात करके। जैसे मान लीजिए आप कोई बर्गमैन की फिल्म देखेंगे, तो स्वीडन में उसका नाम कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, रशिया में कुछ और है। तो वो परेशान होने की चीज नहीं है, वो नाम उसी समय तय किया जाता है फेस्टिवल के, जो वहां पर सूट करे, अप्रोप्रिएट करे। तो उस दृष्टि से अंग्रेजी में इसका नाम ग्रीन रूम। उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कहा यस एप्रोप्रिएट ग्रीन रूम, जो कि अनुबंध से नहीं मिलता। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट, और ग्रीन रूम का कुछ और मतलब होता है। ग्रीन रूम मतलब जब ड्रामा में ग्रीन रूम होता है जहाँ एक्टर्स प्रिपेयर होते हैं और फिर स्टेज पे जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब इस फिल्म के साथ। तो ये हो गया, और ये 2012 में ये फिल्म दिखाई गई। तो मोशन पिक्चर्स की दृष्टि से ये फिल्म काफी अप्रिशिएट की गई। दृष्टि का फर्क है, कमजोर फिल्म इसलिए कि एक तो बहुत सारे डार्लिंग्स हम लोग रखना चाहते हैं शुरू के दिनों में, कि ये वाला चीज अच्छा लग रहा है, ये शॉट भी मैंने बहुत अच्छा किया है, ये शॉट तो जरूर से रखें। तो ये जो डार्लिंग्स अपने हो जाते हैं, उनको पहले किल करना पड़ता है। शायद पिछले हमने एपिसोड में बताया था, विलियम फॉकनर से मैंने यही सीखा है, और पूरे विश्व के लोगों ने सीखा है, किल योर डार्लिंग्स। जब हम लोग लिखने जाते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ भी, तो लगता है ये वाला भी डाल दें, ये वाला भी डाल दें। जैसा कि मेरी हर फिल्मों में ही होता है कि एक कोई, जो हम जीते हैं, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, जीवन शैली, जो जब मैं 15 साल से था और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हुआ है, तब से लेकर अब तक जो एक प्रकार की जीवन पद्धति है, उसमें ये आइडियाज आते हैं। उस पर मैं पहले कहानी कविता लिखता था, फिर प्ले लिखता था, फिर ये फिल्म बनाई। इसका आइडिया ये है कि ये संसार में सब रूप है ना, फॉर्म्स है। तो जब दो फॉर्म्स, मान लेते हैं स्त्री पुरुष, जब एक दूसरे के परिचय में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो पहले संपर्क होता है, फिर संवाद होता है, फिर संबंध बनता है ना। तो जब दो रूप आपस में संवादरत होते हैं, तो वहीं पर एक अरूप उपस्थिति भी होती है। तो वो भी आपसे संवाद करना चाहता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि जब कभी वो डायलॉग करना चाहता है तो हमें डिस्टर्बेंस फील होता है। लेकिन अगर हम उससे संवाद करें, जो हमसे संवाद करना चाहता है, कोई रूप न लेकर, तो शायद हमको वो खुशी मिलेगी जो खुशी हम रूप के साथ संवाद में पाना चाहते हैं, संबंध में पाना चाहते हैं, जहां पर सेपरेशन कभी नहीं हो, रूप में। इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए ये आइडिया, इस पर मैंने फिल्म बनाई।
मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं बचना नहीं चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मैंने तथागत से प्रेम किया है। तो मेरा जो किशोरावस्था से जीवन की पद्धति बदली थी 18 साल की उम्र से, तो वहां पर ऐसे आइडियाज आते थे और मैं इस पर कहानी कविता लिखता था, प्लेस लिखता था। उसके बाद तो अनुबंध नाम से मैंने एक प्ले भी बनारस में किया है। ये मेरे ख्याल से 1999 या 2000 की बात, बनारस के नागरी नाटक मंडली की स्टेज। फिर जब फिल्म की बात आई तो मैंने लगा इस पर फिल्म बनाई, तो फिल्म के अनुसार इसको स्क्रीन पे हुआ। अब इसकी जो कहानी है, कहानी शॉर्ट में ये है कि बनारस जैसी एक जगह पर, छोटे शहर में, शादी होती है एक जॉइंट फैमिली में, एक लड़के लड़की। और वो जॉइंट फैमिली इतना बड़ा है कि 21 दिन हो गए हैं, वो नायक और नायिका, पुरुष और स्त्री, हस्बैंड वाइफ आपस में बात ही नहीं कर पाए। उनमें बस इतनी बातचीत हो पाई है कि जरा सलाद का प्लेट उठा दो या कोई चम्मच बढ़ा दो, बस उनमें संपर्क तो हो ही नहीं पाया। तो ये लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, नई नई शादी हुई। तो जो नायक होता है वो अपने दोस्त से बोलता है कि कोई रास्ता बताओ। तो इसका दोस्त बताता है कि तुम थिएटर वगैरह करते हो, तुम वाइफ को लेकर के बोलो कि तुम लोग का शो है, या अपने जॉब के सिलसिले में तुम बोल दो कि मिर्जापुर जा रहे हैं बनारस। और मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ रेलवे क्वार्टर के पास, वहाँ एक बागचीदा का क्वार्टर है, वहां पर एक रूम मैं ले लेता हूँ। एक रात तुम वहां पर बिताओ, अपनी वाइफ के साथ सुहाग रात मनाओ, और फिर चले जाना, बोल देना कि मैं मिर्जापुर से आ रहा हूँ, कुछ मम्मी और इन लोगों के साथ सामान भी ले लेना। तो उसको ये आइडिया बहुत सूझता है, जस्ती है। और इधर उसका जो दोस्त है वो उस रेलवे क्वार्टर में जहाँ पर बाकीदार रहते हैं, तो उस क्वार्टर में दो कमरे हैं, दो कमरे, सामने बरामदा, फिर आंगन, फिर दरवाजा। वो बताता है कि एक कमरे में वो रहते हैं, वो रेलवे में नौकरी करते हैं, जाते हैं आते हैं, दूसरे कमरे में यूं से नहीं करते। आप किसी मोहल्ले वाले किसी से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, अपने कमरे में आते हैं, वहीं पर किताबें पढ़ते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उनसे कोई दुनिया से मतलब नहीं। वो मेरे अच्छे दोस्त है, मैंने उनसे बात कर ली है कि आप लोग शाम को आ जाइए, पूरी रात रहिए, सुहागरात मनाइए, सुबह चले जाइए। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, स्थायी घर। कोलकाता में मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया, तथागत ने अपने पिता का घर छोड़ दिया, सिर्फ एक रात के अनुबंध के लिए। और उस क्वार्टर में एक रात ठहरने के लिए, सिर्फ एक रात। तो मैंने उसे एक रात का अनुबंध किया। और फिर जब प्ले शुरू होता है या फिल्म शुरू होती है, तो वो दोस्त वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के यहाँ आता है और कमरा दिखाता है, ये कमरा है, इसमें तुम लोग आराम से रात भर रहो। और वो अभी रेलवे से लौटे हैं लोग, जागना पड़ता है इन लोग को, दिन में की जॉब में भी और स्टाफ है, तो वो सो ही रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम लोग आराम से इसमें कमरे में रहो। और 8-9 बजे वो दोस्त इसको छोड़ के चला जाता है। अब हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, पहली बार अब बात करने जा रहे हैं, पूरा मौका है बात करने का। दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित नहीं है, बस 21 दिन एक दूसरे को देखे हैं शादी के बाद। अब वो बात नहीं कर पा रहे, जब पूरा मौका है तो बात शुरू कहाँ से करेंगे। तो जो लड़का है या नायक है, पति है, वो एक इनिशिएटिव लेता है। वो बोलता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही अपने आप को संकोच में बूढ़ी बूढ़ी सी बैठी हुई है चेयर पर। तो बोलता है कि अ, तुम एक काम करो, अपने दोनों पैर को अपने चेयर पर उठा लो। साड़ी वाड़ी पहन के बैठी रहती है उधर की तरह, सुहागरात मनाने आई है, कैसे पहल करे। तो दोनों पैर को उठा लेती है, बोलती है अब दोनों घुटने को अपने दोनों हाथों से ऐसे जकड़ लो।
तो पहले तो वो नहीं समझ में आता है उसको, लेकिन जब जोर से बोल के बताने लगता है, बोलते बोलते इसकी आवाज जोर हो जाती है, फिर एहसास होता है कि बगल वाले कमरे में बाकी 10 है कि जग न जाए, क्योंकि एक बार एक चेयर भी लेने जाता है क्योंकि इस कमरे में एक ही चेयर है। तो फिर लगता है कि वो उठ न जाए, अगर वो जग जाएंगे तो भले ही उनको पता है सब, लेकिन वो हम लोग से बात करेंगे तो पूरी रात हम लोग की स्पॉइल हो जाएगी आज की भाषा में। तो वो धीरे धीरे बात करना शुरू करता है, बोलता है ऐसा करो, तो वो संकोच में रहती है, फिर जोर से बोलता है, फिर अपने आप को ही खामोश करता है। रात भी बढ़ रही है, जाड़े का दिन, बोलता है दोनों हाथ से घुटने को जको वो कर लो, ऐसे आलिंगन करते हैं, फिर अपने सिर को दोनों घुटने के बीच में रखते, कई बार कहने पर ऐसा करती। तो वो बताता है कि इसको हमारे थिएटर में कहते हैं ऑटो कॉन्टैक्ट जेस्चर। जब आदमी बहुत दुखी होता है और उसके आसपास कोई नहीं रहता जिसे वो लिपट के रोए, तो अपने आप से लिपट के वो रोता है। फिर वो बोलता है कि अब अपना सिर ऊपर कर लो और दोनों हाथ को फैला दो। ऐसे तो बात शुरू करता है, बस खाली संवाद और फिर संपर्क के संबंध के। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही है, लेकिन अब वो सिर नहीं उठा रही है, तो उसको बहुत कोशिश करता है, फिर उसकी आवाज फिर जोर हो जाती है इरिटेशन में। फिर उसको लगता है बगल में बाकी 10 हुए, फिर वो धीमे से आवाज कर लेता है। जब वो नहीं उठाती तो उसका ये उठाता है उसका चेहरा, धीरे से देख रहे वो रो रही है, तो अभी कहाँ से मुसीबत आ गई, रो क्यों रही है। बहुत पूछने पर जोर देकर, जोर आवाज नहीं हो सकती, तब वो धीरे धीरे बताना शुरू करती है। जब उसके फादर का डेथ हुआ था और डेड बॉडी को लेकर सब लोग गए थे, मैं अकेली थी बिस्तर पर, ऐसी इसी मुद्रा में थी और मैं रो रही थी, ऐसी इसी तरह से अपने आप को लपेट के या लिपट कर अपने आप से। आज जब उसी मुद्रा में मैं आई तो मुझे वो वाकया याद आया। अब ये रो रही है और रोना बंद नहीं हो रहा, तो ये क्या करे। तो वो बोलती है अच्छा तुम एक काम करो, मतलब जेस्चर से ये दूसरे जेस्चर में जा सकते हैं ना, दूसरे मूड में, दूसरे इमोशन। तो वो गाल को खींचो, बोल हम लोग हंसते हैं, ऐसा हो जाता है गाल ना, गाल को खींचो, तो वो गाल धीरे धीरे खींचते 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 वो हंसने लगती है। अब हंसी नहीं रुक रही है, बोले अब क्या हुआ, तो उसको हंसी से एक और वाकया याद आता है। इस तरह से हमारे यहाँ जो नाट्यशास्त्र में 8 परमानेंट इमोशन बताए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, ये जो 8 बताए गए हैं, वो 8 इमोशन एक से दूसरे में वो जाती है, ये ले जाता है जेस्चर के थ्रू, वो इमोशन बदलता है और वो 8 कहानियां इसको सुनाती है पत्नी इसको रात भर। बीच बीच में उन लोगों को जब भी क्लोज आना होता है कि अचानक कमरे में या तो 2 छिपकली दौड़ के भाग जाती है या किताबें रखी हो गिर जाती है और ये लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते। सुबह जब 4-5 बज जाता है तो वो एक बेड है, उस पर लड़का लेट गया है, वो चेयर पर ही सो गई है, इस स्थिति में सुबह हो जाती है, उन दोनों में कोई संपर्क नहीं हो पाता। सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास अचानक से उस महिला की झपकी जो लग गई है, नींद टूटी, वो पूरे मोहल्ले वाले दरवाजे पे इकट्ठा हो गए और बुला रहे हैं बहुत तेज आवाज में बाहर आ रहे हैं। आपकी तारीफ, आप यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ कर क्या रहे हैं आप कहाँ से आए हैं और वो कौन है? एक मिनट, आप यहाँ सारी रात थे? हाँ। आप लोग यहाँ कल से हैं? हाँ। तो आए कहाँ से आप हैं? यानी कि आप लोग सारी रात यहाँ थे? जी हाँ। आप दोनों पति पत्नी यहाँ कल रात से हैं, आपको कुछ पता है? अभी तो सो के उठ रहे हैं। एक मिनट, मुझे जाने दीजिए, एक मिनट अभी। अब वो हस्बैंड को जगाती है, तो हस्बैंड भी जागता है, उसको तो पहले लगता है कि अपने घर में, फिर लगता है वो हम लोग तो रेलवे क्वार्टर में हैं, और फिर उसको लगता है कि तो मोहल्ले वाले बुला रहे हैं तेज आवाज में, तो हम लोग तो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया है पुरुष स्त्री, लेकिन हम लोग तो बात करके आए बाकी 10 से, बाकायदा एक रात की कॉन्ट्रैक्ट है, आंख बंद है। तो वो किसी तरह से आंख मलते हुए जाता है और दरवाजा खोलता है। भीड़ वाले पूछे आप कौन है, यहाँ पर कैसे आए, आप क्या रात भर थे, आपको कुछ पता है, और ये और वो कौन है जो उनकी वाइफ बरामदे में खड़ी है। तब तक जो दोस्त रात शाम को छोड़ गया था वो तेजी से आता है और बाकी कमरे में जाता है, फिर आके फिर से पूछता है ये कब हुआ, तो लोग बोलते हैं कल शाम को। इसका मतलब ये था कि जब ये हस्बैंड वाइफ को लेकर दोस्त आया है तो उसके थोड़ी देर पहले उसी कमरे में बाकीदा का डेथ हो गया और बाकीदा के कमरे की खिड़की से मोहल्ले वालों को पता चला
और उससे इन लोग को इससे आपत्ति नहीं है कि हस्बैंड वाइफ रात भर, वो लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोग को जानकारी है कि आप रात भर इस तरह से थे। और उसके बाद कहानी में अंत में ये भी है कि वो वाइफ वहां से चली जाती है अपने ससुराल से, जब ये लोग लौटते हैं अपने घर, लौटे होंगे, अपनी बहन क्या रहने लगती है, वो शॉक्ड हो जाती है कि पहली रात हस्बैंड के साथ, और वो हस्बैंड के साथ नहीं, डेड बॉडी के साथ पूरी रात। और इससे वो डर जाती है और फिर वो अपनी सिस्टर के जाती है और फिर बाद में संपर्क हुआ भी होगा हस्बैंड से, फिर वो बच्चे को भी जन्म देने से इनकार कर देती है कि मैं डरी हुई कि मेरा बच्चा भी डरेगा। और फिर और कहानियां फिर इसके आगे है। ये शुरुआत, इसमें मुख्य बात यह है कि पूरी रात बाकीदार थे ही नहीं वहां पर, डेड बॉडी था, लेकिन इन दोनों के संवाद के इन लोग पर एहसास पूरी रात बाकीदार का बना हुआ था बगल वाले कमरे में। और ये कमरा, इस कमरे में उन लोग का आपस में संवाद या संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन कोई और इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उनके बाद एहसास में कोई आ रहा था फीलिंग में, जो जिनसे वो जुड़ नहीं पाए। तो अगर हम लोग आंखों से देखने जाए तो शव है, महसूस करें तो शिव। ये प्लॉट कि पूरी हमेशा कोई उनके साथ था, लेकिन उसको देखने का ढंग ऐसा है कि हम लोग उसको शव समझते हैं, हम लोग उसको डिस्टर्बेंस समझते हैं और सोचते हैं हम लोग नहीं मिल पा रहे, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन पूरी रात साइलेंस में कोई उनसे संबोधित था, कोई उनसे जोड़ना चाहता था। कहानी में आगे आगे वैसा आगे होता चला गया कि सिस्टर के आ गई, फिर उसे मना कर दिया, वो मुझे डरती थी और पूरे डर उसके अंदर बैठ गया था, फोबिया, कि वो बच्चे को भी जन्म नहीं देगी, आदि आदि उसके बाद। लेकिन ये जो अनुबंध, ये हमारा उस बाकिदा के साथ एक रात का अनुबंध नहीं था, बल्कि हम सभी लोगों का पूरे जीवन भर का एक अनुबंध है शिव के साथ, ईश्वर के साथ। वो ये कि हम उस अरूप या निराकार उपस्थिति से जुड़े, वो हमसे जुड़ने को हमेशा व्याकुल है, आतुर है, प्यार से भरा हुआ है और बिल्कुल पास खड़ा है, हम उससे मुंह मोड़े हुए। ये इसकी चीज थी जिसकी तैयारी उस कमरे में हो रही थी। जैसे ही स्टेज पे जाने से पहले ग्रीन रूम में एक्टर्स तैयार होते हैं, वैसे उस कमरे में वो दोनों की तैयारी वो करा रहे थे। ये है उसका पूरा प्लॉट, ये उसका पूरा आइडिया। और उस दौरान हमारे जैसा कि हर फिल्मों में होता है, स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर, जैसे पिछली बार मैंने बताया था तत्पुरुष के संदर्भ में, शायद उसमें मिताली जी थी जो मेरी मित्र हैं। अदरवाइज सब लोग उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं, इवन हमसे उम्र में भी जो बड़े हैं, जैसे बीना जी की मैंने बात की थी, वो हमसे उम्र में भले ही बड़ी है, लेकिन मुझे सर कहती है कि उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया है। तो सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, इसमें भी दोनों लोग पति पत्नी मेरे स्टूडेंट्स थे और वो दोस्त था वो भी स्टूडेंट, सारे लोग स्टूडेंट्स। ये मैंने किया क्योंकि मेरी पहली फीचर फिल्म थी, मैं बहुत सतर्क था और उस सतर्कता के कारण ये फिल्म मुझे अच्छी कहानी, अच्छा आइडिया, फिल्म भी अच्छे तरह से शूट हुई है, दिखाई भी गई है, लोग अप्रिशिएट भी की। भारत के बाहर की फिल्म समारोह में ग्रीन रूम नाम से ये दिखाई भी गई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो आनंद और कुआसा को मैं इससे थोड़ा वीक मानता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, ये भी डार्टिंग से किल नहीं किया। इस दृष्टि से मैंने एक रूपरेखा मैंने आपको ग्रीन रूम या अनुबंध के बारे में बताई। बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसे मुझे लगा कि वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही हैं और एकदम कहने का चाहिए कि लॉस्ट इन योर स्टोरीज। ये स्थिति हो गई। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी स्टोरी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आपको अपनी ही फिल्म वीक क्यों लगी? जो भी हो, ये डायरेक्टर की अपनी चॉइस है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली इसमें वो कंसेप्ट तो बहुत सुंदर है, हमारे यहाँ काशी में या बनारस में मृत्यु और मुक्ति या मोक्ष, पूरी पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। लेकिन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिलाता, जो कि एक कला या कला से जुड़े व्यक्ति को दिलाना चाहिए। वो यही करता है क्योंकि कलाकार को चीजें मिलती हैं, हमने बार बार कहा। इस कलाकृति में ये बात बताने की कोशिश की है कि मृत्यु के सिग्निफिकेंस को भी पहले जाने, वहीं पर हमें मुक्ति या मोक्ष की बात दिखेगी, लेकिन जीवन में नहीं दिखेगी। हम लोग जीवन को सबसे बहुत अच्छे से गुजार लेंगे तो फिर मृत्यु होगी, और काशी में अगर है तो मोक्ष मिल जाएगा, गंगा स्नान करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। भी ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अपने आप को जानने से, अपने आप को जानने से ही मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। किससे मिलेगी? अपने माइंड से, जिसके कारण कि बार बार हमें बॉडी मिलता है। तो मुक्ति किससे? अपने माइंड से, अपने थॉट से। और वही उसी कारण से हम सेपरेट होते हैं प्रेम। जब हम अपने माइंड से मुक्त होते हैं तब हम प्रेम कर पाते हैं, और तब ये मोक्ष या मुक्ति की बात है। तो मुक्ति हुई ही नहीं, जीवन बिता लिए, फिर अगली बार फिर एक स्वस्थ शरीर ले लिए, फिर जीवन बिता दिए, करते ही चले जाते हैं ना। ऐसे में कोई अरूप उपस्थिति हमें हिंट कर रहा होता है, हमें ग्रीन रूम में डाल देता है, तैयारी कराता है कि स्टेज में जाने से पहले अपनी तैयारी करो। उधर से हम वो मोड़े रहते हैं, उधर ध्यान दिला रहता है। ये आइडिया वाइज तो हो गया। काशी और मृत्यु और मुक्ति, शिव शिव या शमशान में रहते हैं, सारी बातें आ गई इसमें। लेकिन इसमें सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस कम, सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस हैं लेकिन कम है। कहानी को कहानी की तरह ही जैसे मुख्य धारा की फिल्मों में दिखाते हैं, कोई एक कहानी दिखाते हैं, चाहे वो बॉबी की कहानी हो या कोई और भी कहानी हो, मुगल आजम कहानी हो, एक कहानी को दिखाते हैं कहानी की तरफ से। सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस कम यूज करते हैं। इसमें भी सिनेमेटोग्राफिक इमेज है, कहानी दिखाना ज्यादा हुआ। जैसे मुगल आजम आप देखेंगे, उसमें सिनेमेटोग्राफिक इमेज एक भी नहीं है, लेकिन उसमें सिनेमेटिक इमेज है। जैसे कि क्लोजअप में दिलीप कुमार और मधुबाला का चेहरा, और यहाँ पर कोई लैंप जल रहा है, वो उसे बुझा रहा है या बुझा रही है, और फिर वो जला रही है। वो सिनेमैटिक इमेज है, एस्थेटिक से पॉइंट ऑफ व्यू से। सिनेमैटोग्राफिक इमेज एक भी नहीं। लेकिन इसमें आप अगर इसमें कहें कि एक बार बार लोग बात करते हैं कि जब वो मधुबाला का डांस है, जहाँ हर तरफ शीशे ही शीशे हैं, जिसमें उसमें मिरर्स में बहुत सारी मधुबाला दिख रही है ना, जो गाना है प्यार किया तो डरना, उसमें लोग बोलते हैं कि कैमरा कहाँ रखा गया बताइए, क्योंकि कैमरा तो नहीं दिख रहा है। और इस पर लोग खूब बात करते हैं। वो जानते ही नहीं है कि चार्ली चैपलिन इस पर फिल्म बना चुके थे, और भागते भागते एक जगह ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर बहुत सारे मिरर से, इसमें अपने आप को देखता है। अब बाहर निकलने का रास्ते से पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जहां भी जाता है मिरर से टकराता है। जिसको पूरा कॉपी करके हमारे यहाँ भी हिंदी में भी कुछ साल पहले फिल्में बनी, वो सर्कस भी है और सब कुछ, सारा चीज चार्ली चैपलिन फिल्म से है। उस वक्त कोई नहीं पूछता है कि कैमरा कहाँ पर है, क्योंकि हर मिरर में चार्ली चैपलिन दिखता है, कैमरा नहीं दिखता। अगर इसका उत्तर कोई दे सके, जो मुगल आजम से 30 साल पहले फिल्म बनी थी, तो भी मुगल आजम का भी दिया सकता है। तो ये सब मुख्य धारा की बहुत सुपरफिशियल लेवल की बात है। सिनेमेटोग्राफी की इमेज की जब हम बात कर रहे हैं, वो हम उसमें कम है, लेकिन कहानी को कहानी की तरह रखना ज्यादा है। वो कुछ कुछ मुख्य धारा की फिल्मों जैसा कि उसमें वो लोग दोनों लोग आते हैं, क्वार्टर में रहते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे वो हस्बैंड वाइफ को कल्पना में ले चलता है, बोलते हैं, आज सुहागरात हम लोग को हो ही जाएगा, इसको हम बनारस घुमाएंगे, काशी की गलियां घुमाएंगे। बाहर से लड़की आई हुई है शिमला से, तो उसमें वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर सत्यजीत रे ने अर्ली 50s में शूटिंग की, अपराजितों की शूटिंग से लेकर जय बाबा बिरला की शूटिंग। तो भारत में या विश्व के कई लोग उन जगहों को फिर से देखना चाहते हैं जहाँ पर अपराजितों की फिल्म की शूटिंग 1955-56 में हुई है। आज वो गलियां, वो घर कैसा है, क्योंकि वो ओवर एक्सपोज या ऑफ कोटेड फिल्म है। सत्यजीत रे की फिल्म पूरे विश्व में बार बार देखी जाती है। तो ये लड़का उस लड़की को, पत्नी को, सारी जगह घुमाता है, वो गलियां दिखाता है, सत्यजीत रे ने शूटिंग की है। ये पहली बार इस दृष्टि से इस फिल्म के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है। ये सब इस तरह अच्छी बातें तो हैं, लेकिन ये बताया तो जा रहा है सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा देख, लेकिन इस फिल्म में ये सब भी देखी जा सकती है। जो कल्पना में दिखाता है अपनी वाइफ को, बनारसी गलियां जहाँ पर सत्यजीत रे की फिल्मों की शूटिंग हुई है। इस तरह से भारत के लोग भी और भारत के बाहर के लोग भी उन गलियों और उन घरों को देखते हैं पहली बार। आज वो किस स्थिति में, तो कई अच्छे पक्ष होने के बावजूद सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस हैं, लेकिन और होता तो अच्छा रहता। जैसे हर कवि को लगता है पहली बारी कविता कमजोर है, उसको और ऐसा करते तो होता, लेकिन मुझे लगता है उस कवि को या उस फिल्म मेकर को मैच्योर आई से अपने इमेच्योर रचना को नहीं देखना चाहिए। उस समय की जो इमेच्योर स्टेट ऑफ माइंड था, उसी ढंग से देखना चाहिए। तो इसमें सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस है लेकिन कम, बस इस कारण से मुझे वो लगता है कि थोड़ा।
तो मतलब आपने अपनी ही बात का आपके पास जवाब भी है कि उस मैच्योर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उस दृष्टि से देखना चाहिए जिस समय उसकी उम्र जितनी थी और जितनी मैच्योरिटी थी। ये तो आपने सही कहा और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिस उम्र में आपने बताया कि 2009 में फिल्म आपने बनानी शुरू की, तो उस दृष्टि से तो 2011 में पूरी हुई, 12 में दिखाई गई। और थोड़ा सा और जोड़ लें, अगर आप 2 मिनट का समय है ना अभी हम लोग के पास, जी जी इसमें जब जी फिल्म में ये सब भी कहानियां हैं कि ये उस डर के मारे, उस शॉक के बाद वो फिर घर के से एक दिन निकल के चली जाती है और उसकी बहन भी शिमला से ढूंढने यहाँ आती है, अपनी सहेली को ढूंढ पकड़ती है और उसको ढूंढती है। फिर यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर है जहाँ छिन्ने मस्ता का मंदिर है, वहां पर वो मिलती है। पता चलता है कि उसकी किसी सहेली ने उसको स्केच भी बनवा दी अपनी बहन का। फिर उस बहन को जब मिलती है तो उसको लेकर के वो चली जाती है। इस तरह से वो रामनगर दुर्गा मंदिर की शूटिंग पहली बार हमने की थी उस समय। अब धीरे धीरे लोग उधर भी जाने लगे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता, बनारस के लोगों को नहीं पता कि वहाँ इतना खूबसूरत दुर्गा मंदिर है जहाँ पर आर्टिस्टिक स्कल्पचर जो है स्कल्प्टेड है, वो कीर्ण है इसकी दीवार। वो भी बताना था, उधर ध्यान दिलाना था। फिर वो बहन लेके शिमला चली जाती है, फिर अपनी बहन के पास रहती है ससुराल छोड़ के। फिर वो बच्चे को जन्म देने से भी इनकार कर देती है, तो काफी डरी हुई रहती है। फिर पता नहीं क्या क्या होता है फिल्म में। ये वाला पोर्शन भी था। तो अब क्या होता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ की कहानी, संपर्क न होना, फिर बाकी का क्या रहना, फिर बहनों का फिर खोज करना पूरे शहर में बहन को, ये बहुत सारी चीजें आ गई फिल्म। जैसे तत्पुरुष में मैंने बताया, कहानी आइडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आइडिया कॉम्प्लिकेटेड है तो फिल्म नहीं बनानी चाहिए। आइडिया कॉम्प्लेक्स है, प्लॉट कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी प्लॉट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसमें सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस और रहते तो ये क्लासिक सिनेमा की कोटि में आता। जो भी हो, अब वो आपकी दृष्टि है और कहते हैं कि जितना पढ़ते जाओ जितना ज्ञान मिलता जाता है आदमी अपना ही आकलन शुरू कर देता है। तो वो आपकी दृष्टि पर सामान्य एक सामान्य दर्शक की तरह या सामान्य व्यक्ति की तरह जब हमने ये कहानी सुनी तो सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और मुझे लगता है कि जब हमारे दर्शक इस एपिसोड में आपके इस फिल्म का अनुबंध का या ग्रीन रूम का जो है कुछ दृश्य देखेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें भी अच्छी लगेगी और हम कहेंगे कि आपको अगर यूट्यूब पे ये फिल्में मिले तो आप ये फिल्म भी पूरी देखें। ये क्या है? ये पेंटिंग लगती है। ओहो, ये वाल्मीकि हैं। और ये क्रॉन्च पक्षी, और बहेलिये ने तीर से मार दिया इसे। मादा को तीर लगती है और फिर नर भी उसके वियोग न जान दे देता है। किसी समय की बात है, शायद अभी अभी की या शताब्दियों पुरानी। एक शहर में 3 राजकुमारियां रहती थीं। उस शहर का नाम था शून्य। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी आप हमारे इस अंक में आए, जुड़े और हर बार की तरह इस बार भी आपने सचमुच बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत रोचक कहानी में जो एक सस्पेंस था वो लास्ट में जो कुछ है ओपन होता है वो बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। इसके लिए आपका मेरी ओर से और मेरे सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।